हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें एक पर्टिकुलर पीरियड के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में बताती है। फिर हमने देखा था कि हमने कैश फ्लो को मेन तीन हेड्स में बांटा था। पहला था ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में, मतलब जो हमारी पिछली वीडियो थी। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को लेते हैं, मतलब हमारी वो एक्टिविटीज आती है जिनकी वजह से बिजनेस के साइज और कंपोजिशन में चेंज आता है। और किस चीज़ के कंपोजिशन में? कैपिटल में और बोरोइंग्स में। और यहाँ पे जो कैपिटल की बात की गई है वो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों के लिए की गई है। तो चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले तो चीज आती है हमारी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में दोनों चीजें आएंगी, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी। जब हम शेयर्स इशू करेंगे वो भी यहाँ पे होगा, और जब शेयर्स को रिडीम किया जाएगा, मतलब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया जाएगा, तो वो एक्टिविटी भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आती है। और इनके ऊपर जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब अगर मैं इन पे डिविडेंड पे कर रहा हूँ, इंटरिम हो या फिर हो फाइनल डिविडेंड, दोनों ही हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनते हैं। जब मैं शेयर्स इशू करता हूँ तो अगर मैंने अंडरराइटर को कमीशन वगैरह दिया है या कोई अदर इशू एक्सपेंसेस है, तो वो भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट बनती है। सेम उसी तरीके से दूसरा पॉइंट है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। यहाँ पे डिवेंचर्स, बैंक लोन, ये सारी चीज़ें आती हैं। डिबेंचर्स इशू करना या रिडीम करना दोनों ही इस एक्टिविटी का पार्ट बनते हैं, और उनसे रिलेटेड जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे इंटरेस्ट पे करते हैं, अंडरराइटर्स को कमीशन देते हैं, या फिर उनका कोई इशू एक्सपेंसेस है, तो वो भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आता है। फिर हमारी आती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। जैसे बैंक लोन अगर मैंने 1 साल के अंदर रीपे करना है, या बैंक ओवरड्राफ्ट, तो वो भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट बनता है। उन पे अगर मैं इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहा हूँ, तो वो भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही बनती है। मतलब हमारे जो भी प्रेफरेंस शेयर होंगे, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन एंड बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, और उनसे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी, वो सारे के सारे हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनते हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो मतलब कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो मेथड है हमारा डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है अगर कैश का इनफ्लो हो तो प्लस करेंगे, और अगर कैश का आउटफ्लो हो तो हम करेंगे उसे माइनस। फिर बात आती है कि कैश फ्लो ये जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हो रहा है उसको सेपरेटली क्यों शो किया जाता है। क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि ओनर का या जो भी हमारे लेंडर्स हैं उनका फ्यूचर में क्या क्लेम होगा हमारे ऊपर, तो इसलिए इसको शो किया जाता है सेपरेटली। तो चलिए अगर इसका फॉर्मेट हम देखते हैं तो इसका जो फॉर्मेट है, सो जो भी हमारे पास कैश आता है उसे हम प्लस करेंगे, तो कैश आएगा कहाँ कहाँ से? वो आएगा अगर मैं शेयर्स इशू करता हूँ। शेयर्स कौन से? इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी। अगर मैं शेयर्स को इशू कर रहा हूँ प्रीमियम पे, तो प्लस करके वैल्यू शो की जाएगी। मतलब अगर मैंने 20 रुपये, 100 रुपये का शेयर है, 20 रुपये के प्रीमियम पे इशू किया है, तो यहाँ पे हम 120 रुपये से शो करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज आती है हमारी, अगर मैं डिवेंचर्स इशू कर रहा हूँ, अब वो पार पे भी हो सकते हैं, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे भी। तो अगर मैं प्रीमियम में इशू कर रहा हूँ तो पूरा प्रीमियम ऐड करके शो करेंगे, और अगर डिस्काउंट में कर रहा हूँ तो नेट ऑफ डिस्काउंट यहाँ पे शो करना पड़ता है। मतलब प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। अगर मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, तो उससे भी हमारे कैश मतलब बिजनेस में पैसा आता है, तो वो भी हमारा होगा यहाँ पे प्लस, जो भी हम लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं। उसके बाद आते हैं इनसे रिलेटेड हमारे एक्सपेंसेस। जैसे शेयर्स पे हम क्या देते हैं? डिविडेंड। या जो शेयर्स को मैं अगर रिडीम करूंगा तो वो भी हमारी इसी एक्टिविटी का पार्ट बनेंगे, और उनसे रिलेटेड जो हमारे खर्चे होंगे, शेयर्स पे एक्सपेंस होगा डिविडेंड का एक तरीके से। वैसे एक्सपेंस बोलना सही नहीं रहेगा, वो अप्रोप्रिएशन होता है हमारा प्रॉफिट का। और डिवेंचर्स पे हम पे करते हैं इंटरेस्ट, उसी तरीके से लोन पे भी हम पे करते हैं इंटरेस्ट। तो इन तीनों चीज़ों के मतलब शेयर्स, डिवेंचर्स और बैंक लोन, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, इनकी रीपेमेंट भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनती है। जैसे ये रिडम्पशन हो गया। और अगर मैं प्रीमियम पे रिडीम कर रहा हूँ तो प्रीमियम इंक्लूड करके ही यहाँ पे शो किया जाएगा। लोन को रीपेमेंट कर रहा हूँ वो भी यहाँ पे शो होगा। और अगर मैं शेयर्स पे डिविडेंड पे कर रहा हूँ तो कैश का आउटफ्लो होगा तो माइनस किया जाएगा इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे या लोन पे। और लास्ट बात आती है बायबैक। अगर मैं अपने शेयर्स को बायबैक कर रहा हूँ तो कैश का आउटफ्लो होगा तो उसे किया जाएगा माइनस।
और अगर मैं अंडर को कुछ पे कर रहा हूँ एक्सपेंसेस के तौर पे, तो उसके लिए भी क्योंकि कैश का आउटफ्लो होता है तो वो भी होगा हमारा माइनस। दोनों को प्लस माइनस करने के बाद जो हमारे पास नेट अमाउंट बचेगी, अगर हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है तो उसे कहा जाएगा कैश फ्लो, और अगर नेगेटिव है तो वर्ड यूज किया जाएगा कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये था हमारा फॉर्मेट फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर है प्रेफरेंस, उसके बाद है डिवेंचर्स। तो ये चीज़ देखिए एक बार, ये जो डिवेंचर्स के सामने परसेंटेज लिखा है, इसका मतलब होता है हमें डिवेंचर्स पे इतना इंटरेस्ट पर एनम देना है। और ये जो डिविडेंड के सामने है, तो ये उनका डिविडेंड फिक्स होता है कि अगर बाई चांस इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने डिविडेंड पे किया है तो प्रेफरेंस वालों को भी हमें पे करना पड़ेगा। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना। तो नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो एक एक करके उन चीज़ों को भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल को। पहले थी 15 लाख, उसके बाद अब कितनी होगी करंट ईयर में 20 लाख। इसका मतलब हमने 5 लाख के इक्विटी शेयर्स इशू किए होंगे। नॉर्मल क्वेश्चन देखने पे तो ये पता चलता है। अब हम पढ़ते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें गिवन है। सबसे पहली चीज़ तो गिवन है कि इक्विटी शेयर वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। मतलब जो हमने यहाँ पे 5 लाख के शेयर्स इशू किए हैं, वो हमने 20% के प्रीमियम पे इशू किए हैं। मतलब 1 लाख रुपए हमारे पास ज़्यादा आए होंगे, तो कुल मिला के हमारे पास आए होंगे कितने, 6 लाख रुपए। तो देखो, सबसे पहला तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर 5 लाख हमने दिखा दिया। उसके साथ साथ रिसीट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख हमने यहाँ पे शो कर दिया। आप चाहो तो इसको इकट्ठा 6 लाख रुपए भी शो कर सकते हो। उसके बाद फिर उसने कहा है 12% प्रेफरेंस शेयर्स, पहले कितने के थे, 5 लाख के, अब कितने हो गए, 0। तो हमने प्रेफरेंस शेयर को क्या किया है, रिडीम किया है। तो पहले देखते हैं जो हमने रिडीम किया है वो किस तरीके से किया है। तो यहाँ पे लिखा है 12% प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट पार। तो पार पे रिडीम किया है तो मतलब 5 लाख के 5 लाख ही हमने दिए होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर लिखा हुआ है 5 लाख रुपए। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 14% डिवेंचर 250। तो पहले थे 0, अब हो गए 250, मतलब हमने डिवेंचर्स क्या किए हैं, इशू किए हैं, तो हमारे पास कैश का इनफ्लो होगा। अब देखो, क्वेश्चन वाले नीचे एक बात लिखी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, 14% डिवेंचर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब ये जो हमने 2.5 लाख के डिवेंचर्स इशू किए हैं, इसका ये हमने 10% के डिस्काउंट पे इशू किए हैं, मतलब 25,000 कम मिले होंगे। तो हम नेट अमाउंट शो करेंगे वहाँ पे, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 14% डिवेंचर्स, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे 2,25,000। तो देखो, अब कुछ बातें करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे डिवेंचर्स उसने बता तो दिया कि हमने क्या किया है, इशू किया है, लेकिन वहाँ उसने एग्जैक्ट डेट नहीं बताई। तो जब क्वेश्चन में डेट गिवन ना हो, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने डिवेंचर कब इशू किया होंगे। और जो अजम्पशन लगाई जाती है कंपनी के फायदे के हिसाब से देखी जाती है। मतलब अगर मैंने डिवेंचर्स इशू किए हैं, तो अगर मैं लास्ट डेट मान लूँ, मतलब मैंने 31 मार्च को अगर इशू किया है, तो मुझे इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। तो एग्जाम में आप ये इस तरीके से अजम्पशन लगाना कि कंपनी को फायदा हो रहा है, तो उस हिसाब से मतलब नॉर्मली ऐसी अजम्पशन ली जाती है। लेकिन अगर आप दूसरी अजम्पशन पे ले रहे हो तो आंसर गलत नहीं होगा, आप अपनी अजम्पशन लिख के आ सकते हो प्रॉपर वहाँ पे। तो नॉर्मली हमें 3 एक्टिविटीज़ यहाँ पे दी थी, तो वो हमने उनका जो भी इनफ्लो आउटफ्लो था वो हमने देख लिया। अब कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन वाले ने कहा है, चौथी एडजस्टमेंट है, इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स 1,50,000। यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज किया गया है, इंटरिम डिविडेंड। देखो, जब भी सिर्फ इंटरिम डिविडेंड की बात की जाती है, तो हम इक्विटी वालों को दे रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि प्रेफरेंस वालों को भी देना पड़े। हाँ, अगर यहाँ पे फाइनल डिविडेंड की बात हो रही होती या सिर्फ डिविडेंड बोल देता, और अगर इक्विटी पे दे रहे हैं तो हमें प्रेफरेंस पे भी फिर देना पड़ता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंटरिम डिविडेंड लिखा है, तो यहाँ ये हम नॉर्मली शो कर देंगे फिर। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा है इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स 1,50,000, ये हम शो कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद पॉइंट आता है हमारा पॉइंट नंबर 5, जिसमें लिखा है इंटरेस्ट पेड ऑन 14% डिवेंचर 35,000। अगर यहाँ पे ये लाइन गिवन नहीं होती तो हमने अज्यूम किया था
कि हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं बिल्कुल लास्ट में, मतलब 31 मार्च 2020 को, तो हमें इंटरेस्ट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा है कि 35,000 के डिबेंचर्स, मतलब डिबेंचर्स पे हमने इंटरेस्ट पे किया है, तो ये हमें शो करना पड़ेगा। इसकी वजह से हमारे पैसे जाएंगे, तो हम शो करेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 35,000। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 6, अंडरराइटर कमीशन ऑन इक्विटी शेयर्स 20,000। तो अंडरराइटर को भी हमने कमीशन दिया है, तो ये हमारे पास से पैसे जाएगा, तो इसकी वजह से कैश का आउटफ्लो होगा, हम शो कर देंगे यहाँ पे अंडरराइटिंग कमीशन पेड कितना, 20,000। फिर उसने कहा डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। देखो, यहाँ पे हमने क्या किया था, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया था, तो यहाँ पे भी हम अपने हिसाब से अजम्पशन लगा सकते हैं कि किस डेट पे हमने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया है। लेकिन क्वेश्चन वाले ने जब साफ साफ कह दिया है डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 60,000, तो हम इसको शो करेंगे, कैश का हमारा आउटफ्लो होगा, तो हम शो कर देंगे डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 60,000। फिर हम इसको टोटल करेंगे प्लस माइनस करके, तो नेट अमाउंट हमारी आ रही है कितनी, 60,000। और क्योंकि पॉजिटिव में है, तो वर्ड यूज करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इस तरीके से हम अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटी के का कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं। तो कुछ बातों पे आप ध्यान रखना जो हमने इस क्वेश्चन में देखी है मेन में। सबसे पहली बात, तो अगर बाई चांस मैं बोनस शेयर इशू कर रहा हूँ, तो बोनस शेयर इशू कैसे होते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कैपिटलाइज करके हम जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में ही उनको कुछ शेयर्स इशू कर देते हैं, जिनको बोला जाता है बोनस शेयर्स। और ये हमारे फुल्ली पेड अप होते हैं, इनके बदले 1 रुपया भी नहीं लिया जाता शेयर होल्डर से। तो देखिए, पहला पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन शेयर कैपिटल ड्यू टू बोनस इशू इज नॉट शोन इन कैश फ्लो। अच्छा, क्यों नहीं शो किया जाता, क्योंकि हम उनसे पैसे तो ले ही नहीं रहे, बिकॉज कंपनी डज नॉट रिसीव कैश इन दिस केस। तो सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कैपिटलाइज कर देते हैं, तो वहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल की तो वैल्यू बढ़ के शो हो रही होगी, लेकिन बदले में हमें कैश तो मिला ही नहीं, तो इसलिए हम इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो नहीं करते। कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू न्यू डिवेंचर्स ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पे देखो, जो डिवेंचर्स हम रिडीम कर रहे हैं वो कन्वर्जन के थ्रू कर रहे हैं, मतलब बिजनेस से कैश तो जा ही नहीं रहा, तो इस एक्टिविटी को भी शो नहीं किया जाता फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। Conversion of debentures into new debentures or shares is not shown in cash flow statement because company does not pay cash. उसके बाद है if no information is given related to date of issue and date of redemption। मतलब जो भी हमारी डिवेंचर्स है, ना तो इशू की डेट दे रखी और ना दे रखी है रिडम्पशन की डेट, तो हम सिंपल यहाँ पे अजम्पशन लगा सकते हैं। और नॉर्मली अजम्पशन कैसे लगाई जाती है, हम इशू की अज्यूम करते हैं कि 31 मार्च को, ताकि इंटरेस्ट ना पे करना पड़े, और जो रिडीम है वो 1 अप्रैल को, ताकि उन पर भी इंटरेस्ट हमें ना पे करना पड़े। तो कंपनी के फायदे के हिसाब से ये अजम्पशन सोची जाती है। बाकी अगर आप दूसरी अजम्पशन लगाओगे तो उसकी वजह से इंडिविजुअल एक्टिविटी के कैश फ्लो पे फर्क पड़ता है, लेकिन फाइनल आंसर आपका सेम आएगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा, अगर डिविडेंड पे किया है इक्विटी शेयर पे, तो प्रेफरेंस शेयर पे तो पे हुआ ही होगा, ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर वालों के पास प्रेफरेंस होती है डिविडेंड इक्विटी वालों से पहले लेने की। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है शेयर इशू एक्सपेंसेस एंड अंडरराइटर्स कमीशन पेड। ये तो आपको पता होगा कि अंडरराइटर कमीशन वो होता है जब एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट होता है, उससे बचने के लिए, या फिर कई बार कंपनी को ये लगता है कि मेरी शेयर मार्केट में मैं इशू तो कर दूं लेकिन सब्सक्राइब नहीं हो पाएंगे, तो हम अंडरराइटर्स के थ्रू इशू करते हैं ताकि फुल्ली सब्सक्राइब हो जाए, उसके लिए वो देते हैं कुछ कमीशन। तो वो भी क्योंकि हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, तो यहीं पे शो करेंगे। ये जो चीज़ें शो की जाएंगी यहाँ पे आउटफ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये थी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बेसिकली आपको 3 बातें याद रखनी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो चीज़ें आती हैं, वो है हमारी सबसे पहली इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये चीज़ याद रखना। दूसरा पॉइंट है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मतलब यहाँ पे डिबेंचर्स वगैरह भी आते हैं। और जो अदर बोरोइंग्स है जो हम बैंक लोन वगैरह लेते हैं, वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों हो सकती हैं। और इनसे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट बनते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के साथ।